Hi, good evening, everyone. So, topic of today's discussion is Bhavishya ka Dharma, Vaigyanik Dharma. It is divided into a number of chapters, which is first is Tattva Drishti se Bandhan Mukti. Second chapter is Adbhut Srashta ke Adbhut Rahasya. Chapter number 3 is Aseem par Nirbhar Saseem Jeevan, and then few other chapters. So let's start with the first topic, which is तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। प्रत्यक्ष लगने पर भी सत्य कहाँ? जो कुछ हम देखते, जानते या अनुभव करते हैं, क्या वह सत्य है? इस प्रश्न का मोटा उत्तर हाँ में दिया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ सामने है उसके असत्य होने का कोई कारण नहीं। हमें अपने पर, अपनी इंद्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होता है, इसलिए वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो समझते हैं उसे सत्य ही मानते हैं। इतने पर भी जब हम गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि इंद्रियों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे बहुत अधूरे, अपूर्ण और लगभग असत्य ही होते हैं। शास्त्रों और मनीषियों ने इसलिए प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अनुभव किए हुए को ही सत्य ना मानने तथा तत्व दृष्टि विकसित करने के लिए कहा है। सीधे सीधे जो देखा वह अनुभव किया जाता है उसे ही सत्य मान लिया जाए तो कई बार बड़ी दुख स्थिति बन जाती है। इस संबंध में मृग मरीचिका का उदाहरण बहुत पुराना है। रेगिस्तानी इलाके या ऊसर क्षेत्र में जमीन का नमक उभरकर ऊपर आ जाता है। रात की चांदनी में वह पानी से भरे तालाब जैसा लगता है। प्यासा मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पहुंचता है और अपनी आंखों के भ्रम पर पछताता हुआ निराश वापस लौटता है। इंद्रधनुष दिखता तो है, पर उसे पकड़ने के लिए लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। जल बिंदुओं पर सूर्य की किरणों की चमक ही आंखों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। उसका भौतिक अस्तित्व कहीं नहीं होता। सिनेमा को ही लीजिए। पर्दे पर तस्वीरें चलती फिरती, बोलती, रोती, हंसती दिखती हैं। असंभव जैसे जादुई दृश्य सामने आते हैं। क्या वह सारा दृश्यमान सत्य है? प्रति सेकंड 16 की गति से घूमने वाली अलग अलग तस्वीरें हमारी आंखों की पकड़ परिधि से आगे निकल जाती हैं। फलतः दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्थिर तस्वीरें चलती हुई मालूम पड़ती हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग अलग जगह से निकलते हैं और तस्वीरें अलग अलग जगह चलती हैं, पर आंख व कान इसी धोखे में रहते हैं कि तस्वीरों के मुंह से ही ये उच्चारण या गायन निकल रहे हैं। प्रातःकालीन उषा और सायंकालीन सूर्यास्त के समय आकाश में जो रंग बिरंगा वातावरण छाया रहता है, क्या वह यथार्थ है? वस्तुतः वहाँ कोई रंग नहीं होता। यह प्रकाश किरणों के उतार चढ़ाव की दृष्टि संस्थान के साथ आंख मिचौनी ही है। आसमान नीला दिखता है, पर वस्तुतः उसका कोई रंग नहीं है। आसमान को नीला मानकर हमारी आंखें धोखा खाती हैं और मस्तिष्क को भ्रमित करती हैं। आंखों का काम मुख्यतः प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का स्वरूप समझना है, पर देखा जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा जानकारी अवास्तविक होती है। कुछ उदाहरण देखिए। कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। गौर करके उसका रंग देखिए, वह अंतर कई तरह का दिखाई देता रहता है। जब चिमनी की जड़ में पेड़, मकान आदि अप्रकाशित वस्तुएं हों तो धुआं काला दिखाई देगा, पर नीचे सूर्य का प्रकाश चमक रहा होगा तो वही धुआं भूरे रंग का दिखने लगेगा। लकड़ी, कोयला अथवा तेल जलने पर प्रकाश के प्रभाव से धुआं पीलापन लिए हुए दिखता है। वस्तुतः धुएं का कोई रंग होता ही नहीं। वह कार्बन की सूक्ष्म कणिकाओं अथवा तारकोल सदृश द्रव पदार्थों की बूंदों से बना होता है। इनसे टकराकर प्रकाश लौट जाता है और वह काले रंग का प्रतीत होता है।
रेल के इंजन में बॉयलर की निकास नली से निकलने वाली भाप निकलते समय तो नीली होती है, पर थोड़ा ऊपर उठते ही संघनित हो जाने पर भाप के कणों का आकार बढ़ जाता है और वह श्वेत दिखाई देती है। जिन फैक्ट्रियों में घटिया कोयला जलता है उनका धुआं गहरा काला होता है, और यदि उसमें से आर पार सूर्य को देखा जाए तो सूर्य गहरे लाल रंग का दिखाई देगा। पानी के भीतर अगणित जीव जंतु विद्यमान रहते हैं, पर खुली आंखों से उन्हें देखना संभव नहीं। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही उन्हें देखा जा सकता है। आकाश में जितने तारे खुली आंखों से दिखाई पड़ते हैं उतने हैं नहीं। देखने की क्षमता से आगे भी अगणित तारे हैं, जो विद्यमान रहते हुए भी आंखों के लिए अदृश्य ही हैं। बढ़िया दूरबीनों से उन्हें देखा जाए तो दृश्य तारागणों की अपेक्षा लगभग 10 गुने अदृश्य तारे दृष्टिगोचर होंगे। परमाणु अणु की सत्ता को सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से भी यथार्थ रूप में देख सकना अभी भी संभव नहीं हुआ है। उसके अधिक सूक्ष्म कलेवर की गणित के आधार पर विवेचना करके परमाणु और उसके अंग प्रत्यंगों का स्वरूप निर्धारण किया गया है। अणु संरचना के स्पष्टीकरण में जितनी सहायता उपकरणों ने की है, उससे कहीं अधिक निष्कर्ष अनुमान पर निर्धारित गणित परक आधार पर निकाला जाना संभव हुआ है। यथार्थता की तह तक पहुंचने के लिए हमें परख के आधार को अधिक विस्तृत करना पड़ेगा। इंद्रियजन्य ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठना भूल है। जो भौतिक प्रयोगशाला से प्रत्यक्ष हो सके वह सही है, ऐसी बात भी तो नहीं है। ऊपर प्रकाश की आंख मिचौनी से रंगों की गलत अनुभूति होने की चर्चा की गई है। सत्य तक पहुंचने के लिए इन्हीं भौंडे उपकरणों को परिपूर्ण मानकर चलेंगे तो अंधकार में ही भटकते रहना पड़ेगा। किंवदंतियों और दंत कथाओं के प्रतिपादनों से मुक्ति पाने के प्रयास में यदि इंद्रिय ज्ञान की भौंडी भूल भलैया में भटक पड़े तो केवल पिंजरा बदलना भर हुआ। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। कुछ मोटी बातों को छोड़कर शेष सभी विषयों से हम जो कुछ देखते, जानते और अनुभव करते हैं उसके संबंध में यही मानते हैं कि वही सत्य है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। अपने पर, अपनी इंद्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होने के कारण वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में हम जो समझते हैं उसे ही सत्य मानते हैं। पर गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि हमारी मान्यताएं और अनुभूतियां हमें सत्य का बोध कराने में नितांत असमर्थ हैं। केवल पूर्व मान्यताओं की अपेक्षा से ही कुछ अनुभूतियां होती हैं। यदि पूर्व मान्यताएं बदल जाएं तो फिर अपने सारे निष्कर्ष या अनुभव भी बदलने पड़ेंगे। मान्यताओं पर निर्भर निष्कर्ष। हमारा बुद्धि संस्थान केवल अपेक्षाकृत सतही स्तर की जानकारियां दे सकने में ही समर्थ है। इतने से ही संतोष होता हो तो यह कहा जा सकता है कि हम जो जानते या मानते हैं वह सत्य है। किंतु अपनी मान्यताओं को हम नितांत सत्य की कसौटी पर कसने लगे तो प्रतीत होगा कि यह बुद्धि संस्थान ही बेतरह भ्रमग्रस्त हो रहा है। फिर उसके सहारे नितांत सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए? यह एक ऐसा विकट प्रश्न है जो सुलझाए नहीं सुलझता। वजन, जिसके आधार पर वस्तुओं का विनिमय चल रहा है, एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। वजन के बिना व्यापार नहीं चल सकता, पर वजन संबंधी हमारी मान्यताएं क्या सर्वथा सत्य हैं? इस पर विचार करते हैं तो पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। वजन का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का जितना प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है, उसे रोकने के लिए जितनी शक्ति लगानी पड़ेगी वही उसका वजन होगा। तराजू बाटों के आधार पर हमें इसी बात का पता चलता है और उसी जानकारी को वजन मानते हैं, पर यह वजन तो घटता बढ़ता रहता है। पृथ्वी पर जो वस्तु 1 मन भारी है
वह लगभग 3.5 मील ऊपर आकाश में उठने पर आधी अर्थात 20 सेर ही रह जाएगी। इससे ऊपर उठने पर वह और हल्की होती चली जाएगी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक ऐसी जगह आती है जहां पहुंचने पर उस वस्तु का वजन कुछ भी नहीं रहेगा। वहां अगर एक विशाल पर्वत भी रख दिया जाए तो वह बिना वजन होने के कारण जहां का तहां लटका रहेगा। अन्य ग्रहों की गुरुत्वा और आकर्षण शक्ति भिन्न भिन्न है। वहां पहुंचने पर अपनी पृथ्वी का भार माप सर्वथा अमान्य ठहराया जाएगा। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि वजन सापेक्ष है। किसी पूर्व मान्यता, स्थिति या तुलना के आधार पर ही उसका निर्धारण हो सकता है। लोक व्यवहार की दूसरी इकाई है गति। वजन की तरह ही उसका भी महत्व है। गति ज्ञान के आधार पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन होता है। पर देखना यह है कि गति के संबंध में हमारे निर्धारण नितांत सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। हम अपनी कुर्सी पर बैठे लिख रहे हैं और जानते हैं कि स्थिर हैं, पर वस्तुतः 1000 मील प्रति घंटे की चाल से हम एक दिशा में उड़ते चले जा रहे हैं। पृथ्वी की यही गति है। पृथ्वी पर बैठे होने के कारण हम उस गति से उड़ने के लिए विवश हैं। यद्यपि यह तथ्य हमारी इंद्रियजन्य जानकारी की पकड़ में नहीं आता और हमें नितांत स्थिरता प्रतीत होती है। पैरों से या सवारी से जितना चला जाता है हम उसी को गति मानते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए इस क्षण हम जहाँ हैं वहाँ 24 घंटे बाद ही वापस आ सकेंगे। पर यह सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि पृथ्वी भी तो बड़ी तेज चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहाँ लौटकर 1 वर्ष बाद ही आ सकती है। किंतु यह मानना भी मिथ्या है, क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार के समस्त ग्रह उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, और वह महासूर्य अन्य किसी अति सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों में जुड़ा होगा। अस्तु एक शब्द में यूँ कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं, कम से कम इस जन्म में तो वहां फिर कभी लौटकर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए ही छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहाँ थे उसी क्षेत्र, देश या आकाश के नीचे जन्म भर बने रहेंगे। स्थान की भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। 2 रेलगाड़ियाँ समान गति से पटरियों पर साथ साथ दौड़ रही हो तो वे साथ साथ हिलती डुलती भर दिखाई पड़ेंगी। 2 मोटरें आमने सामने से आ रही हो और दोनों 40-40 मील प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो जब वे बराबर से गुजरेंगी तो 80 मील प्रति घंटे की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेलगाड़ियां बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है, यद्यपि वे दोनों ही अपनी अपनी साधारण गति से चल रही होती है। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है, वही गति और दिशा अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतः स्थिर दिखता। सूर्य तारे कभी ना उगते, ना चलते और ना डूबते। जो जहाँ है वह सदा वहीं बना रहता। तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुए भी सबकी गतिशीलता यथावत बनी रहती। गति सापेक्ष है। अंतर कितनी ही तरह निकाला जा सकता है। 100 में से 90 निकालने पर 10 बचते हैं। 30 में से 20 निकालने पर भी, 50 में से 40 निकालने पर भी 10 ही बचेंगे। अंतर एक ही निकला। इसके लिए अनेक अंकों का अनेक प्रकार से प्रयोग हो सकता है। इतनी भिन्नता रहने पर भी परिणाम में अंतर ना पड़ेगा। 1000 का जोड़ निकालना हो तो कितने ही अंकों का कितनी ही प्रकार से वही जोड़ निकल सकता है। गति मापने के बारे में भी यही बात है। भूतकाल के खगोलविद्ता सूर्य को स्थिर मानकर यह गणित करते रहे हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का
उदय, अस्त, दिन मान, रात्रिमान आदि इसी आधार पर निकाला जाता रहा है, फिर भी वह बिल्कुल सही बैठता रहा है। यद्यपि सूर्य को स्थिर मानकर चलने की मान्यता सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या आधार भी जब सत्य परिणाम प्रस्तुत करते हैं तो फिर सत्य असत्य का भेद किस प्रकार किया जाए, यह सोचने पर बुद्धि थक कर बैठ जाती है। दिशा का निर्धारण भी लोक व्यवहार में आवश्यक है। इसके बिना भूगोल नक्शा, यातायात की कोई व्यवस्था ही न बनेगी। रेखा गणित में आड़ी सीधी रेखाओं को ही आधार माना गया है। दिशा ज्ञान के बिना वायुयान और जलयानों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकना ही संभव न हो सकेगा। पूरब, पश्चिम आदि 8 और 2 ऊपर नीचे की 10 दिशाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आधार हैं, पर नितांत सत्य का आश्रय लेने पर यह दिशा मान्यता भी लड़खड़ाकर भूमिसात हो जाती है। एक लंबी नाली लगातार खोदते चले जाएं तो प्रतीत होगा कि वह सीधी समतल जा रही है, पर वस्तुतः वह गोलाई में ही खुद रही है और वह क्रम चलता रहने पर खुदाई उसी स्थान पर आ पहुंचेगी जहां से वह आरंभ हुई थी। रबड़ की गेंद पर बिल्कुल सीधी रेखा खींचने पर भी वस्तुतः वह गोलाई में ही खींच रही है। सीधी रेखा खींचने का मतलब उसके दोनों सिरों का अंतर सदा बना रहना ही होना चाहिए, पर जब अंततः एक में आ मिले तो फिर सीधी लकीर कहाँ हुई। कागज पर, जमीन पर या कहीं भी छोटी बड़ी सीधी लकीर खींची जाए वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। स्वल्प गोलाई अपने नाप साधनों से भले ही पकड़ में ना आए, पर वस्तुतः वह गोल ही बन रही होगी। जिस भूमि को हम समतल समझते हैं वस्तुतः वह भी गोल है। समुद्र समतल दिखता है, पर उस पर चलने वाले जहाज़ों का मस्तूल ही पहले दिखता है। इससे प्रतीत होता है कि पानी समतल प्रतीत होते हुए भी पृथ्वी के अनुपात में गोलाई लिए हुए है। जमीन पर खड़े होकर जमीन और आसमान मिलने वाला क्षितिज प्रायः 3 मील पार दिखाई पड़ता है, पर 200 फुट ऊंचाई पर चढ़कर देखेंगे तो वह 20 मील दूरी पर मिलता दिखाई देगा। ये बातें पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करती है। फिर भी मोटी बुद्धि से उसे गोल देख पाने का कोई प्रत्यक्ष साधन अपने पास नहीं है। वह समतल या ऊंची नीची दिखती है, गोल नहीं। ऐसी दशा में हमारा दिशा ज्ञान भी अविश्वस्त ही ठहरता है। चंद्रमा हमसे ऊंचा है, पर चंद्रतल पर जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पृथ्वी ऊपर आकाश में उदय होती है। सौरमंडल से बाहर निकलकर कहीं आकाश में हम जा खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीच जैसी कोई दिशा ही नहीं है। दिशा ज्ञान सर्वथा अपेक्षाकृत है। दिल्ली लखनऊ से पश्चिम में, बंबई से पूरब में, मद्रास से उत्तर में और हरिद्वार से दक्षिण में है। दिल्ली किस दिशा में है यह कहना किसी की तुलना की अपेक्षा से ही संभव हो सकता है। वस्तुतः वह दिशा विहीन है। समय की इकाई लोक व्यवहार में एक तथ्य है। घंटा मिनट के सहारे ही दफ्तरों का खुलना बंद होना, रेलगाड़ियों का चलना रुकना संभव होता है। अपनी सारी दिनचर्या समय के आधार पर ही बनती है, पर समय की मान्यता भी असंदिग्ध नहीं है। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय वही नहीं होता जो हम देखते या जानते हैं। जब हमें सूर्योदय होते दिखता है उससे प्रायः 8.5 मिनट पहले ही उग चुका होता है। उसकी किरणें पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है। इसी प्रकार अस्त होता दिखता है, उससे 8.5 मिनट पूर्व ही वह डूब चुका होता है। आकाश में कितने ही तारे ऐसे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व अस्त हो चुके, पर वे अभी तक हमें चमकते दिखते हैं। यह भ्रम इसलिए रहता है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जब वे वस्तुतः अस्त हुए हैं उसकी जानकारी अब कहीं इतनी लंबी अवधि के पश्चात हमें मिल रही है। अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में भी यही बात है। वे पंचांगों में लिखे समय से बहुत पहले या बाद में उदय अस्त होते हैं। जो तारा हमें सीध में दिखता है
आवश्यक नहीं कि वह उसी स्थिति में हो। प्रकाश की गति सर्वथा सीधी नहीं है। प्रकाश भी एक पदार्थ है और उसका भी तौल है। 1 मिनट में 1 वर्ग मील जमीन पर सूर्य का जितना प्रकाश गिरता है उसका वजन प्रायः 1 औंस होता है। पदार्थ पर आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तारों का प्रकाश सौरमंडल में प्रवेश करता है तो सूर्य तथा अन्य ग्रहों के आकर्षण के प्रभाव से लड़खड़ाता हुआ टेढ़ा तिरछा होकर पृथ्वी तक पहुंचता है, पर हमारी आंखें उसे सीधी रेखा में आता हुआ ही अनुभव करती हैं। हो सकता है कि कोई तारा सूर्य या किसी अन्य ग्रह की ओट में छिपा बैठा हो, पर उसका प्रकाश हमें आंखों की सीध में दिख रहा हो। इसी प्रकार ठीक सिर के ऊपर चमकने वाला तारा वस्तुतः उस स्थान से बहुत नीचा या तिरछा भी हो सकता है। इस प्रकार दिशा ही नहीं, समय संबंधी मान्यताएं भी निर्भ्रांत नहीं है। दार्शनिक विवेचनाओं में देश काल का उल्लेख होता रहता है। उसे कोई मुल्क या घंटा मिनट वाला समय नहीं समझ लेना चाहिए। यह पारिभाषिक शब्द है। वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को देश कहा जाता है और उनके परिवर्तन को काल। आमतौर से वस्तुएं देश अर्थात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर ही देखी जाती हैं, जबकि उनकी व्याख्या और विवेचना करते हुए काल का चौथा आयाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। किंतु गतियां एवं दिशाएं अनिश्चित भी हैं और भ्रामक भी। काल तो उन्हीं पर आश्रित है। यदि आधार ही गड़बड़ा रहा है तो काल का परिमाण कैसे निश्चित हो? अस्तु वस्तुओं को 3 आयाम की अपेक्षा 4 आयाम वाली भी कहा जाए तो भी बात बनेगी नहीं। वस्तुएं क्या हैं? उनका रूप, गुण, कर्म, स्वभाव क्या है? यह कहते नहीं बनता, क्योंकि उनके परमाणु जिस द्रुत गति से भ्रमणशील रहते हैं, उस अस्थिरता को देखते हुए एक क्षण पहले की गई व्याख्या दूसरे ही क्षण परिवर्तित हो जाएगी। कौन बड़ा कौन छोटा, इसका निश्चय भी निसंकोच नहीं किया जा सकता। 5 फीट की लकड़ी 6 फीट वाली की तुलना में छोटी है और 4 फीट वाली की तुलना में बड़ी। 1 फीट मोटाई वाले तने की तुलना में 2 फीट वाला मोटा है और 2 फीट वाले की तुलना में 1 फीट वाला पतला। वह वस्तुतः मोटा है या पतला, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तुलना बदलते ही वह छोटा और बड़ा होना, पतला और मोटा होना सहज ही बदल जाएगा। कौन धनी है और कौन निर्धन, कौन सुखी और कौन दुखी, कौन संत है और कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी, कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी, इसका निर्णय अनायास ही कर सकना असंभव है। इस प्रकार का निर्धारण करने से पूर्व यह देखना होगा कि किसकी तुलना में निर्णय किया जाए। नितांत निर्धन की तुलना में वह धनी है जिसके पास पेट भरने के लिए साधन है, किंतु लक्षाधीश की तुलना में वह निर्धन ही है। जिसे 10 कष्ट हैं उसकी तुलना में 3 कष्ट वाला सुखी है, पर 1 कष्ट वाले की तुलना में वह भी दुखी है। वस्तुतः कौन सुखी और कौन दुखी यह नहीं कहा जा सकता। डाकू की तुलना में चोर सहृदय है, किंतु उठाईगिरी की तुलना में वह भी दुष्ट है। एक सामान्य नागरिक की तुलना में उठाईगिर भी दुष्ट है, जबकि वह सामान्य नागरिक भी संत की तुलना में पिछड़ा हुआ और गया गुजरा है। संत भी किसी महासंत आत्मत्यागी शहीद की तुलना में हल्का बैठेगा। अपेक्षा से ही हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं। तुलना की ही एक मोटी कसौटी हमारे पास है जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जिनके बारे में वह निर्धारण किया गया है वे वस्तुतः क्या हैं, इसका पता लगाना अपनी ज्ञानेंद्रियों के लिए, जिनमें मस्तिष्क भी सम्मिलित है, अति कठिन है, क्योंकि वे सभी अपूर्ण और सीमित हैं। कई अर्थों में तो उन्हें भ्रांत भी कहा जा सकता है। अक्सर हमारी अनुभूतियां वस्तु स्थिति से सर्वथा उल्टी होती हैं। इंद्रियां अपूर्ण ही नहीं, कई बार तो वे भ्रामक सूचनाएं देकर हमें ठगती भी हैं। उनके ऊपर निर्भर रहकर प्रत्यक्षवाद को आधार मानकर शाश्वत सत्य को प्राप्त करना तो दूर, समझ सकना भी संभव नहीं होता।
उदाहरण के लिए प्रकाश को ही लें। प्रकाश क्या है? उसे विद्युत चुंबकीय लहरों का बवंडर ही कहा जा सकता है। वह कितना मंद या तीव्र है, यह तो उसकी मात्रा पर निर्भर है, पर उसकी चाल सदा एक सी रहती है। 1 सेकंड में वह 1,86,000 मील की गति से दौड़ता रहने वाला पदार्थ है। प्रकाश किरणों में 7 रंग होते हैं। इन्हीं के सम्मिश्रण से हल्के, भारी, अनेकानेक रंगों का सृजन होता है।